चैप्टर 65। अब आगे। आयरा आर्यन लिविंग एरिया में बैठे आर्यन का इंतजार कर रहे थे। तभी आर्यन अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए नीचे आयरा से बोला, दी आपने मुझे बुलाया? आयरा आर्यन से बोली, हाँ, तुम्हारा यहाँ हॉस्पिटल में जो भी काम है उसे किसी दूसरे डॉक्टर को शिफ्ट कर दो। हम कल मुंबई वापस जा रहे हैं। मैं यहाँ पापा और आर्यन के बारे में जानने आई थी। जो अब हो गया, अब हम वापस चलेंगे। आर्यन अपना सर हाँ में हिला देता है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना बोल सभी डाइनिंग एरिया की ओर जाते हैं, जहाँ राघव पहले से बैठे थे। आयरा राघव से बोली, क्या पापा आपसे सब्र नहीं हो रहा अपनी बहू के हाथ का खाना खाने का, जो सबसे पहले आकर यहाँ बैठ गए? इतना बोल आयरा चेक हिसका बैठ जाती है, साथ साथ आर्यन और आर्यन भी। राघव हंसते हुए बोले, हाँ भाई, सब्र नहीं है। आज अपनी बहू के हाथ का जो खाना खाने वाला हूँ मैं, उसकी पहली रसोई का। दरवाजे से अंदर आते हुए निया और विवान बोले, सब्र तो हमसे भी नहीं हो रहा, इसलिए हम भी आ गए। वो दोनों भी डाइनिंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं। आरवी किचन से खाना लेकर आती है, डाइनिंग पर एक एक कर रख देती है। वो सबसे पहले राघव को पुरुष सभी को परोस देती है। राघव आरवी की तारीफ करते हुए बोला, सच में मेरी बहू के हाथों में जादू है। इतना बोल वो अपनी ब्लेजर की पॉकेट से एक लाल लिफाफा निकालकर आरवी को देते हुए बोले, ये मेरी तरह से छोटा सा तोहफा। आरवी उस लिफाफे को ले उनके पायचू लेती है। एक एक कर सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आयरा अपने रूम से एक पैकेट लेकर वापस उसे आरवी को देते हुए कहती है, ये तुम्हारी पहली रसोई का मेरी और आर्यन की ओर से छोटा सा गिफ्ट। आरवी प्यारी सी मुस्कान के साथ उस पैकेट को ले लेती है। आयरा आर्यन से कहती है, तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? आर्यन मासूम सी शकल बना बोला, क्या मुझे भी देना होगा गिफ्ट? आयरा आर्यन को घूर कर देख बोली, हॉस्पिटल से आते समय लेकर आना। आर्यन हाँ में सर हिलाकर चला जाता है। दूसरी ओर समर्थ अपनी कार हॉस्पिटल के बाहर रोकता है। वानी नीचे उतरने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन वो भी खुलता समर्थ ने अनलॉक नहीं किया था। वानी समर्थ की ओर घूर कर देखती है। वानी गुस्से से घूरते हुए बोली, कार अनलॉक करो। समर्थ वानी को बाजू से पकड़ बोला, भूलना मत तुम मेरी वाइफ हो। आर्यन सर को देख कभी फिर से उन्हें अपना। वानी अपना हाथ छुड़वा बोली, याद है मुझे, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब कार अनलॉक करो। समर्थ वानी के बाल उसके कान के पीछे कर बोला, अगर तुम अपनी हरकतों को काबू में रखोगी तो मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा, वरना डेविल भी बनना आता है मुझे। इतना बोल कार अनलॉक कर देता है। वानी कार से उतर बड़बड़ाते हुई बोली, बड़ा आया मेरे साथ जेंटल रहने वाला। इतना बोल हॉस्पिटल के अंदर जा अपने केबिन में जाओ ओपीडी स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही उसका सारा दिन चला जाता है। शाम को जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो आर्यन से टकरा जाती है। आर्यन छोटी नजरें कर वानी से बोला, तुम देखकर नहीं चल सकती? वानी सर झुका नम आंखों से बोली, सॉरी सर। आर्यन को देख वानी इमोशनल हो गई थी। कहा उसने सोचा था कि वह आरवी की जगह ले आर्यन से शादी करेगी, लेकिन समर्थ ने इसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। लेकिन आर्यन की नज़र जब वानी के मंगलसूत्र पर जाती है, वो हैरानी से पूछता है, तुम्हें शादी कर ली? कब और किससे? वानी बिना कुछ बोले आर्यन को साइड से होकर बाहर की ओर चली जाती है। आर्यन भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे इतना खास इंटरेस्ट नहीं था वानी की पर्सनल लाइफ में। वानी सीधा अनाथाश्रम जाती है, जहां उसकी काकी सिंपल से सफेद गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहने बेंच पर बैठे सामने देख रही थी। ये ही इस अनाथाश्रम की देखभाल करता है और सभी बच्चों को संभालती है। वानी उनके बगल में बैठ बोली, काकी, इतना कह उसका गला भराता है। काकी वानी को देख गले लगा लेती हैं। वानी की आंख से आंसू लुढ़क जाता है। काकी वानी के बाल सहलाते हुए बोली, ऐसे रोते नहीं है। वानी बोली, क्या आप नहीं पूछेगी मैंने किससे और क्यों शादी की? काकी पीछे हट वानी का चेहरा थाम उसके आंसू पोंछ बोली, ऐसे नहीं करते। तुम्हारे पति ने मुझे बता दिया है कि तुमने दोनों ने ऐसे अचानक शादी क्यों की। ये सुन वानी घबराई हुई उन्हें देख रही थी। उसे डर था कि कहीं समर्थ ने उन्हें उसके बारे में सच ना बता दिया हो कि कैसे आरवी की जगह लेना चाहती थी। वानी नजरें झुका गिल्ट में बोली, सॉरी काकी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मैंने आपके दिए संस्कार भुला दिए। वानी आगे कुछ कहती उससे पहले ही काकी बोली, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना। मुझे तुमने शादी से पहले नहीं बताया तो क्या हुआ? उसके बाद तो तुम दोनों मुझसे मिलने आए, मुझे खुशी है। वरना एक बार जो अनाथ आश्रम से निकल जाते हैं वो यहाँ वापस थोड़ी आते हैं। कोई कोई होता है तुम्हारी तरह। मैं भगवान से दुआ करूंगी तुम दोनों का प्यार यूं ही सलामत रहे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थोड़ा पहुंच ले काकी आगे बोली, तूने एक अच्छा लड़का चुना है। देखो बच्चे उसके साथ जितना खुश है,
सामने की ओर इशारा करती है, जहां समर्थ बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चे उसके साथ खुश थे। वानी जब उस ओर देखती है तो समर्थ को देख हैरान रह जाती है, लेकिन बच्चों को खुश देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर बाद समर्थ काकी के पास आ बोला, काकी मेरी बाऊजी वानी के परिवार से मिलना चाहते हैं और मैं जानता हूँ आपके और इस आश्रम के अलावा उसका कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ आज आप मेरे साथ चले। इतना बोल वो अपने पीछे खड़े गार्ड की ओर इशारा करता है। वो समर्थ की बात से काकी और बच्चों के लिए समर्थ के द्वारा लाए हुए गिफ्ट सभी को देने लगता है। चैप्टर 66। बच्चे उन गिफ्ट्स को देख खुशी से झूम उठते हैं। उसमें सभी के लिए कपड़े, मिठाई और कितने थी। समर्थ अपने हाथ से काकी को पैकेट देते हुए बोला, आप रेडी होकर आ जाए, फिर साथ में चलेंगे। कुछ देर में काकी समर्थ की दी साड़ी पहनकर आ जाती है। तीनों ही कार में बैठकर हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। हवेली के बाहर समर्थ जैसे ही अपनी कार रोकता है, काकी जो तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वानी की किस्मत उसे इस हवेली की बहू बना चुकी है। समर्थ ड्राइवर सीट से उतरकर काकी के लिए दरवाजा खोलता है। समर्थ आगे चल रहा था, काकी और वानी पीछे पीछे। काकी वानी के कान में बोली, बेटा क्या इन लोगों ने तुम्हें अपना लिया? कहीं ये तुम्हारे अनाथ होने के कारण तुम्हें इस घर में इज्जत ना दे तो मेरे पास वापस आ जाना, तुम्हारी काकी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लेगी। काकी की अपने लिए फिक्र देख वानी की आंखें भर आती है। वानी धीरे से बोली, काकी आप अंदर चलिए। उधम सिंह काकी के सामने हॉल के बीचों बीच हाथ जोड़ बोले, मेरे बेटे ने ऐसे अचानक आपकी बेटी से शादी कर ली, उसके कारण हम आपसे माफी मांगते हैं। काकी सर झुकाकर हाथ जोड़ बोली, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? ये शादी का फैसला इन दोनों का था, और वैसे भी वो ऊपर वाला जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। शायद इसमें इन दोनों का ही कुछ अच्छा होगा। कुछ देर ऐसे ही लिविंग एरिया में बात करने के बाद सभी साथ बैठ डिनर करते हैं। ड्राइवर से कहकर काकी को अनाथाश्रम भेज देते हैं। समर्थ लिविंग एरिया में उधम के सामने खड़ा बोला, बाऊजी कल मैं आयरा मैम के साथ वापस मुंबई जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ मुंबई चले। ये का काम आप किसी को सौंप दीजिए। कुछ सोच उधम बोले, ठीक है, हम भी तुम्हारे और भी के साथ चलेंगे। इतना बोल अपने कमरे में चले जाते हैं। समर्थ जब अपने कमरे में आता है तो वानी चेंज कर चुकी थी। उसके समर्थ के लवर टी शर्ट पहने थे। समर्थ कूद से बोला, ये बता नहीं सकती थी, आश्रम से इसके कपड़े ले आता। वहां जाने के बाद भी अपने कपड़े नहीं लाई। समर्थ कबर्ड से अपने कपड़े ले पीछे पलट वानी से बोला, कल हम मुंबई जा रहे हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल में मैंने बता दिया है, तुम्हें तुम्हारा ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा। वानी बिना कुछ कहे बेड पर जाकर लेट जाती है। समर्थ भी चेंज कर सोफे पर आकर लेट जाता है। वानी समर्थ की ओर पीट कर लेट जाती है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अचानक उठ समर्थ के पास जा खड़ी हो धीरे से बोली, थैंक यू। समर्थ अपनी आंखें खोल सोफे पर बैठकर बोला, कुछ कहा तुमने? वानी बोली, वो थैंक यू, तुमने काकी की नजरों में गिरने से मुझे बचा लिया। ये कहते समय वानी की आंखें नम और गला भारी हो चुका था, जिसमें उसका गिल्ट, पछतावा साफ झलक रहा था। समर्थ तंज कसते हुए बोला, इतना ही था तो वो सब करने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा तुमने? ये मत सोचना मैंने उनसे झूठ तुम्हारे लिए बोला है, बस इसलिए बोला है क्योंकि वो सच जान टूट जाती। उन्हें तुम पर बहुत नाज है। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब जाकर सो जाओ, शुभ जल्दी जाना है। वानी आगे बिना कुछ कहे बेड पर जाकर लेट जाती है। समर्थ भी अपने हाथ पर सर रख लेट जाता है। कुछ देर में दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरा, अरिन, आरवी, आर्यन, आरव, राघव सभी एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। आयरा समर्थ के पास कॉल करती है। आयरा समर्थ से बोली, समर्थ हम सब वेट कर रहे हैं, कितना समय लगेगा तुम्हें? उधर से समर्थ बोला, मैम आप सब चलिए, मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ कुछ देर में। आयरा सभी से बोली, चलो हम सब चेकिंग करवाते हैं, तब तक वो भी आ जाएगा। इतना बोल अरिन का हाथ पकड़ अंदर चली जाती है। फ्लाइट में आर्यन आरवी और आरव की सीट बेल्ट बांधते हुए बोला, डरना मत, कुछ नहीं होगा, घबराने वाली बात नहीं है। आरवी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे इसलिए उन्हें घबराहट हो रही थी। इस आर्यन उन दोनों के बीच वाली सीट पर बैठ दोनों का ही हाथ पकड़ लेता है ताकि उन्हें सेफ फील हो। समर्थ भी उसी फ्लाइट में अपने बाऊजी और वानी के साथ आ चुका था, पर वो बाकी सभी से मिल नहीं था। ना ही किसी ने ये ध्यान दिया था कि वानी समर्थ के साथ आई है। कुछ घंटे के सफर के बाद सभी अपनी अलग अलग गाड़ियों में बैठ अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। राघव आर्यन और आरवी आरव को अपने साथ अपने मेंशन में ले गए। लेकर वो आयरा अरिन को भी चाहते थे, लेकिन आयरा ने कहा वो बाद में जरूर आएंगे, साथ जाने से मना कर दिया था। राघव का मेंशन सच में बहुत बड़ा था।
बीचों बीच गार्डन के एक बड़ा सा फाउंटेन, एक बाहर से दिखने में व्हाइट कलर का बंगला था, बहुत ही खूबसूरत। राघव अंदर आए। एक सेवन से आर्यन का स्वागत पूरे रीति रिवाजों से गृह प्रवेश फूलों की बारिश से करवाते हैं। पहली बार उनके बेटा बहू उनके घर आए थे। सेवन सभी का सामान उनके रूम में पहुंचा देते हैं। राघव बोले, जाओ सभी फ्रेश हो जाओ, लंबा सफर था, थक गए होगे। इतना सभी को उनके रूम में भेज देते हैं। दूसरी ओर समर्थ अपने फ्लैट का दरवाजा खोल वाणी और उधम को अंदर लेकर जाता है, जहां एक महिला उम्र लगभग 35 साल जो इस घर की देख रेख करती थी, वो वाणी को देख बोली, बेटा ये तो गलत है, तुम शादी करके आ गए और मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। उधम बोले, आप अपनी छोड़िए, इस बरखुरदार ने अपने बाप को ही नहीं बुलाया। इतना बोल लिविंग एरिया में सोफे पर बैठ जाती है। वो मेड बिमला पानी लेकर आती है और उन तीनों को देती है, फिर उनका सामान उनके रूम में रख देती है। समर्थ फ्रेश होने के बाद वाणी से बोला, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। दोनों ही कुछ देर बाद मॉल के बाहर खड़े थे। वाणी कंफ्यूजन में बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? समर्थ बोला, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने, तुम अपने मेरे कारण ला नहीं पाए आश्रम से। कुछ देर में दोनों ही एक वुमेन स्टोर में खड़े थे, जहाँ जरूरत का सारा सामान और ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एथिक्स मौजूद थे। वाणी सब धीरे से समर्थ से बोली, ये बहुत महंगा होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। वाणी मुड़कर जान लगती है तो समर्थ इसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा रही समझी, जो पसंद है वो ले लो। मेरी माँ की इन भरी साड़ियों में हॉस्पिटल में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। ये सोच लेना, मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया इसकी भरपाई है ये। तभी समर्थ का फोन रिंग करने लगता है। समर्थ फोन चेक करता है जिस पर आयरा की कॉल थी। समर्थ वाणी से बोला, तुम्हें जो पसंद आए वो पैक करवा लो, इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड कर आया। इतना बोल अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर वाणी को दे बाहर की ओर चला जाता है। समर्थ बाहर आयरा की कॉल अटेंड कर उससे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने लगता है। करीब आधे घंटे बाद वो वाणी के पास जाता है, जहां वाणी ने पास एक ही साड़ी पैक करवाई थी। ये देख समर्थ अपना माथा पकड़ लेता है। वो सर्व्स गर्ल से बोला, मैम के साइज के कपड़ों का स्लॉट किस ओर है? सर्व्स गर्ल समर्थ को एक साइड को जाती है। समर्थ वाणी का हाथ पकड़ उसे उस ओर लेकर जाता है। एक एक ड्रेस को वाणी के लगाकर देख सिलेक्ट कर रहा था। उसने ऐसे काफी सारी ड्रेस सेलेक्ट कर ली थी। वाणी बोली, अब बस करो, ये सब बहुत ज्यादा है मेरे लिए। समर्थ बोला, जब मुझे दिलाने में प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें खरीदने में क्यों है? मेरे पास बहुत पैसा है, थोड़ा खर्च हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में उधम की प्रॉपर्टी, पैसा, पावर सब कुछ समर्थ का ही था, जो मिलियन में थी। समर्थ वैसे भी आयरा का असिस्टेंट है, उसकी इनकम भी लाखों में थी। वाणी बोली, लेकिन समर्थ उसे टोकते हुए बोला, मुझे जो लेना था वो हो गया, अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ चाहिए अपनी जरूरत का तो ले सकती हो। वाणी बोली, नहीं मैंने ले लिया जो लेना था। दोनों ही वापस अपने घर शॉपिंग करके चले जाते हैं। उधर आयरा अरेन भी अपने फ्लैट में आ जाते हैं, जहां कमला आंटी उसका वेलकम करती है। वो दोनों को लंबे समय के बाद साथ देख बहुत खुश थी। वो दोनों को अंदर आने के बाद चेंज करने को कहती है। तब तक वो दोनों का दिन लगा देती है, क्योंकि दोनों पहले कंपनी गए थे, उसके बाद वापस आए थे। कुछ देर में दोनों फ्रेश होकर आते हैं। आंटी उन दोनों को डिनर सर्व कर अपने घर चली जाती है।